मॉर्निंग गाइस। मैं डॉक्टर एस एल सांता एक बार फिर से आपका आरएनयू एजुकेशन के इस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो हाई वेटेज टॉपिक की जो सीरीज चल रही है, जहां से आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है, उसी कड़ी में आज अपन एक और टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट वाइज चलेंगे और समझते चलेंगे कैसे यूज करना है, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और कैसे वो साइड इफेक्ट शो करते हैं और क्या उनके एडवांटेज। ये सारी चीजें हैं, अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का। इसका होने वाला है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का, कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो किस टाइप से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में यूज होते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारी चीजें अपन आज देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं बेटा जी, उसके अंदर या तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, इनके कॉम्बिनेशन होगा या फिर अकेला प्रोजेस्टेरोन होगा। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या इंपैक्ट डालते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं किस पे, ओवरी पे, किस पे, ओवरी पे, किस पे, सर्वाइकल म्यूकस पे, किस पे, एंडोमेट्रियम पे। ये अपन अच्छे से मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी जब अपन ने पढ़ी थी तब अपन समझ चुके हैं। तो वो वाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर काम आएगी। तो यहाँ पर देखो, एक दूसरे से सारे टॉपिक रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, जोड़ते हुए चले जाना है, पढ़ते जाना है और अपने एम को अचीव कर लेना है। ठीक है, जिसमें आरएनयू परिवार आपके हर कदम साथ रहेगा, हमारी डेडिकेटेड फैकल्टीज आपके साथ रहेंगी। तो आज का जो टॉपिक है अपन शुरुआत करते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। किसका है? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। देखो नाम से पता चला कॉन्ट्रासेप्शन का तो मतलब आपको पता ही है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। अपन बात करेंगे आज मेनली किसकी करेंगे, अपन बात करेंगे इनकी। चलिए, आज अपन बात करेंगे किसकी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की। तो ये जो होते हैं, देखो पहली चीज तो जब अपन ने शुरू में क्लास ली थी कॉन्ट्रासेप्शन की, उसके अंदर अपन ने देखा था कि स्पेसिंग मेथड और परमानेंट मेथड, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मेथड का मतलब ये है कि जब तक अपन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करेंगे तब तक वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही उनका यूज बंद किया वो रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कंसीव करने में एबल रहेगा वो कपल। ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल की जब अपन बात करते हैं कि एक बार अपन ने वो मेथड यूज कर लिया, एक बार अपन ने वो प्रोसीजर परफॉर्म कर दी, उसके बाद उसको वापस रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। जो कि अपन आगे की लास्ट की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि स्टरलाइजेशन जिनको अपन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो फीमेल के अंदर इसको अपन ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और मेल के अंदर बोलते हैं उसको अपन वेसेक्टोमी। मतलब परमानेंट मेथड होता है ये कॉन्ट्रासेप्शन का। लेकिन अभी तक जो भी अपन ने पढ़े वो सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, मतलब जब तक एज ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड उनको यूज करते रहेंगे तब तक वो अपन को कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और जैसे ही उनका यूज कम बंद कर दिया तो अपन एबल रहेंगे, या फिर कपल जो है वो एबल रहेगा कंसीव करने की। क्लियर है? तो ये जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, ये भी कौन सा मेथड है बेटा जी, यहाँ पर रिवर्सेबल। कौन सा है? रिवर्सेबल। कि जैसे ही अपन ये प्रिपरेशन कैसे यूज होती है, सप्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और रिवर्सेबल है कि यूज करेंगे प्रेगनेंसी होने से बचाएगा, कंसीव होने से बचाएगा, और जैसे इसको बंद कर देंगे वो क्या करवा देगा, उसको एबल कर देगा कि इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है कि अगर एक बार यूज कर लिया तो अपन दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। प्रेगनेंसी ये होने देता है, मतलब कौन सा मेथड है? रिवर्सिबल। कौन सा है? रिवर्सिबल मेथड है। दे कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये जो हमने बात करी थी कौन सी, हार्मोन, ये हार्मोन कौन कौन से यहाँ पर होंगे? पहला होगा प्रोजेस्टेरोन और दूसरा कौन सा होगा बेटा जी? एस्ट्रोजन। कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। तो ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं ताकि वो क्या कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सके, ताकि वो इम्प्लांटेशन को रोक सके, ताकि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके, ताकि वो स्पर्म को मोटिलिटी को कम कर सके। ये सारी की सारी मैकेनिज्म होती है इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की, जो अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है
कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशंस होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होते हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस के हार्मोन होते हैं, वो इनके अंदर ऐड करे जाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि कौन कितना इफेक्टिव। क्लियर है? आगे अपन बात करते हैं इनकी। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे में, तो जनरली अपन क्या बात करते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन ने पढ़ा था तो एक HPO एक्सिस की बात करी थी अपन ने। किसकी बात करी थी? HPO एक्सिस। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि सबसे मेजर जो अपना मास्टर होता है हाइपोथैलेमस, कौन होता है? हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस जो होता है किस पे काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहां पर सिग्नल भेजती है? ओवरी में। कहां पर वो भेजती है? ओवरी में। तो यहां से क्या निकलते हैं? GnRH। GnRH बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं और वो किस पे? पिट्यूटरी को जाके बोलते हैं। पिट्यूटरी जो होती है वो क्या निकालती है? LH और सॉरी LH और FSH क्या निकालती है? LH और FSH। ये LH जो होगा और FSH होगा वो जाकर के काम करेगा किस पे? ओवरी पे। और यहाँ से क्या निकलवाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलवाता है? एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा निकलवाता है? प्रोजेस्टेरोन। वो निकलवाता है प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है क्या? ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। ये नॉर्मल क्या होती है? फिजियोलॉजी होती है। अगर एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाए आवश्यकता से ज्यादा तो ये क्या करते हैं? ये नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गई तो ये भी क्या दे देगा? नेगेटिव फीडबैक दे देगा। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट अगर बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, वो देते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर नेगेटिव फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? GnRH का रिलीज क्या हो जाएगा? कम, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसको सिग्नल कम भेजेगा तो LH और FSH को भी क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर LH FSH डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरी पे काम करने के लिए, अरे ओवुलेशन के लिए LH चाहिए और ओवम की ग्रोथ के लिए, उसको ग्राफियन फॉलिकल में बनने के लिए, उसको मैच्योर फॉलिकल के अंदर बनने के लिए FSH चाहिए। अगर LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कम कर दिया गया तो LH और FSH का जो जेन्युइन काम होगा वो काम होगा क्या? नहीं, ओवुलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाने से पहले मैंने आपको जनरल फिजियोलॉजी बता दी जो अपनी बॉडी परफॉर्म करती है HPO एक्सिस के थ्रू। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो देखो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, ये FSH-LH रिलीज किया, इसने किस पे काम किया? ओवरी पे। किस पे किया? ओवरी पे। तो मान लो अपन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, क्या अपन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी उनको, क्या दे दी? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन दे दिया, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? एस्ट्रोजन। कौन कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब दिया, दिया तो फीडबैक मैकेनिज्म देखो, माइनस नेगेटिव फीडबैक देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे और नेगेटिव फीडबैक देंगे तो LH और FSH क्या हो जाएंगे? डिक्रीज या रिलीज होने बंद हो जाएंगे। अगर LH FSH रिलीज करना बंद हो गए तो यहाँ पर जो ओवुलेशन होगा वो ओवुलेशन होगा क्या? नहीं। तो ये पहली जो मैकेनिज्म और मेन मैकेनिज्म है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की, वो मेन मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन। कैसे करते हैं? नेगेटिव फीडबैक देते हैं पिट्यूटरी को, जहां से LH और FSH डिक्रीज होते हैं और LH और FSH डिक्रीज हो गया तो ओवुलेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली और इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, उनकी मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन की, ओवरी से ओवुलेशन को ही वो रोक देते हैं। कैसे? नेगेटिव इनहिबिशन से, नेगेटिव फीडबैक से। किससे? नेगेटिव फीडबैक देते हैं वो पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, पहली इसमें यही बोल रही है कि जो एस्ट्रोजन है वो और कौन? जो प्रोजेस्टेरोन है वो फीडबैक इनहिबिशन करता है, किसका? FSH और LH का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ओवुलेशन इनहिबिट हो जाता है। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है इनकी पहली, वो क्या है? इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन को क्या करते हैं ये? इनहिबिट करते हैं। कैसे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरोन। अब अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था, जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था कि इनिशियली, इनिशियली क्या होता है? FSH आता है। कौन आता है? FSH आता है। और वो FSH क्या करवाता है? एस्ट्रोजन बढ़वाता है। क्या करवाता है? एस्ट्रोजन इंक्रीज करवाता है। कैसे? फॉलिकल की ग्रोथ करके। किससे? फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। और एस्ट्रोजन की क्या करवाता है? अमाउंट बढ़वाता है। अब ये एस्ट्रोजन जैसे ही 14वां दिन होगा, जैसे ही 14वां दिन होगा, ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या करवाएगा? LH सेल्स क्या करवाएगा?
एलएच सर्ज, एलएच सर्ज हुआ तो क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, ओवुलेशन जैसे ही हुआ तो क्या बन गया बेटा जी, कार्पस ल्यूटियम, क्या बन गया, कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेस्टेरोन, क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो कि 14वें दिन ओवुलेशन वाले दिन, ये ओवुलेशन वाले दिन तक क्या था, एस्ट्रोजन, क्या था, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्पिन बार्केट फिनोमेना, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पिन बार्केट फिनोमेनन, अपन इसको नाम दिया था कि नहीं दिया था। स्पिन बिनोकेट फार्मिना क्या होती, फिनोमेना क्या होती है कि एस्ट्रोजन की प्रेजेंस के अंदर सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है, स्प्रिंग की तरह उसको अपन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल थिन हो जाता है, जिसको अपन स्पिन मार्केट फिनोमेना बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होते ही एलएच सर्ज होता है, एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, ओवुलेशन, ओवुलेशन में कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कार्पस ल्यूटियम क्या बना देगा, प्रोजेस्टेरोन, क्या बना देगा, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर देता है, ये सर्वाइकल म्यूकस जो था, सर्वाइकल म्यूकस जिसको एस्ट्रोजन ने थिक कर रखा था, सॉरी थिन कर रखा था, उसको क्या कर देता है, थिक, उसको क्या कर देता है, थिक। अब ये प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस के अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन अगर प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट है तो उसने क्या कर दिया, सर्वाइकल म्यूकस जो था तो सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर दिया, थिक, क्या कर दिया, थिक। तो जो स्पर्म होगा बेचारा, जो मोटाइल होकर के जा रहा था वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट करने में असफल रहेगा, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये जा ही नहीं पहुंच पाएगा, ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ट्रेवल टू ओवम, ओवम तक ये जा ही नहीं पाएगा, इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि इसकी मोटिलिटी कम हो गई। अगर इसकी मोटिलिटी कम होगी, ओवम तक जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, तो ये क्या करवा देता है, उसकी मोटिलिटी को, उसकी मोटिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है, मैटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, जिससे इसकी वजह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ही इनहिबिट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ही क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। आ जाओ अपनी स्लाइड पे, क्या बोल रहा था स्लाइड वाला, सेकंड वाला, कि प्रोजेस्टिन मतलब प्रोजेस्टेरोन थिकन द सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म बाय डिक्रीजिंग मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अरे एक तो पतले पतले सर्वाइकल म्यूकस में इजीली चला जाए, और एक थिकनेस हो गई, बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, थिकन म्यूकस के अंदर से जाना क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये सेकंड ऑफ मैकेनिज्म हो गई कि सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो गई। तीसरी क्या बोल रहा है कि देखो यूट्राइन ट्यूब पे, यूट्राइन ट्यूब पर एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियम पे और यूट्राइन ट्यूब पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होते हैं, अपने इंपैक्ट होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल कर दें, अनफेवरेबल कर दें, तो मान लो अगर पहली चीज तो ओवुलेशन होगा ही नहीं, अगर किसी तरीके से ओवुलेशन हो गया, मान लो कोई फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पे है जिसमें एस्ट्रोजन भी है प्रोजेस्टेरोन भी है, अब उसने लेना शुरू किया, वो डेली ले रही है, डेली ले रही है, तो पहला पॉसिबल कोज क्या होगा कि ओवुलेशन होगा ही नहीं। ठीक है, मान लो 2% केस के अंदर ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया तो जो प्रोजेस्टेरोन है उस ओसीपी के अंदर वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, उसके पेनिट्रेशन को रोक देगा। ठीक है, अब उन 2% केस में मान लो 0.1% केसेस के अंदर जो स्पर्म निकटू था, निकटा था, वो क्या हो गया, निकल के चला गया, निकल के चला गया, स्पर्म को ओवम को जाके फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट बन गया तो उसको जाने के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महाराज ने पहले से ही एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल कर दिया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन भी गया, तो इम्प्लांट कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम तो इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल है, क्यों, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनको अनफेवरेबल कर दिया। तो ये तीनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है उसके थ्रू ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, इन तीनों मैकेनिज्म के थ्रू वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करवाते हैं, और 99.9% के अंदर ये सक्सेस होता है। ठीक है, तीसरी देख लो, इफेक्ट्स ऑन यूटेराइन ट्यूब्स एंड एंडोमेट्रियम डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। वो एंडोमेट्रियम को क्या कर देते हैं, अनफेवरेबल टू इम्प्लांटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो पहली चीज ओवुलेशन रोकेंगे,
दूसरी चीज सर्वाइकल म्यूकस को थिकन कर देंगे, जिससे पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा इम्प्लांटेशन को भी रोकेंगे। ये तीनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसकी होती है। अब देखते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं उसके अपन कितने टाइप होते हैं। पहला होता है ओरल, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके अंदर क्या हो गया, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होगा। इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल के अंदर मेनली क्या होता है बेटा जी, प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, पहला ओरल और दूसरा कौन सा होता है, इंजेक्टेबल। ओरल के अंदर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी होती है, मिनी पिल जिनको बोलते हैं। और इसके साथ साथ ही इंजेक्टेबल हार्मोनल्स होते हैं जिनके अंदर प्रोजेस्टेरोन अकेला कंटेन करता है, जो अपन एक एक करके इनको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पहले अपन बात करते हैं किसकी, अपने ओरल कॉम्बाइंड। कंबाइंड मतलब दोनों होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, COCP, COCP मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइंड मतलब कौन कौन कंबाइंड हो रहा है यहाँ पर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इनको अपन तीन फेज के अंदर डिवाइड करते हैं, इन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के, जिनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। इसको अपन बोलते हैं मोनोफेजिक, बाइफेजिक और ट्राइफेजिक। करने वाली कोई बात नहीं है। मोनोफेजिक क्या होता है, मेनली अपन मोनोफेजिक ही यूज करते हैं। ट्राइफेजिक और बाइफेजिक जो होते हैं ज्यादातर यूज नहीं होती है, तो मेनली फोकस अपना रहेगा मोनोफेजिक पे। देखो नाम क्या है, मोनोफेजिक मतलब एक फेज में, बाइफेजिक मतलब दो फेज में, और ट्राइफेजिक मतलब तीन फेज में। तो मान लो अपन जनरली क्या लेते हैं कि अपना जो ब्लिस्टर होता है, अपना जो ब्लिस्टर होता है उसमें सात सात के चार क्या होती है, रो होती है। एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, और ये होती है एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसी रो होती है। तो ये जो ऊपर वाली रो होती है ये सात सात की, इनके अंदर तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन। और ये जो लास्ट वाला होता है ये होता है आयरन टेबलेट। कौन सी होती है, आयरन टेबलेट। अब देखो मोनोफेजिक के अंदर तो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली 21 टेबलेट है, ये जो 21 टेबलेट्स हैं, इनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होगा उनकी क्वांटिटी, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, वो जो इसका प्रिपरेशन होगा वो सेम होगा। इनकी डोज जो होगी सेम होगी। एस्ट्रोजन जैसे 0.03 mg होता है, प्रोजेस्टेरोन जैसे 0.15 mg होता है। तो इन 21 की 21 टेबलेट के अंदर सेम कॉम्बिनेशन की टेबलेट प्रेजेंट होगी, उनको बोलेंगे अपन मोनोफेजिक। ठीक है, बाइफेजिक, बाइफेजिक किसको बोलेंगे कि देखो 21 टेबलेट हैं जिनके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, उनमें से शुरू की 10 टेबलेट के अंदर अलग कंपोजिशन होता है, अगली 11 के अंदर क्या होता है, अलग कंपोजिशन होता है। मतलब देखो जो पहली 10 टेबलेट पिल्स होती हैं उनके अंदर जो डोज होता है वो कितना रहेगा, 0.03 mg तो होगा एस्ट्रोजन, और 0. क्या 15 क्या होगा वहां पर अपना प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा प्रोजेस्टेरोन। अगली जो 11 है इनके अंदर क्या होगा, इसकी अमाउंट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाइफेजिक मतलब क्या हो जाएगा कि जो 21 टेबलेट है कॉम्बिनेशन के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, उसके शुरू के 10 के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन अलग, और अगली 11 के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन अलग। मतलब उनकी डोज का वेरी करता है, पहले में डोज अलग होता है, दूसरी फेज में डोज अलग होता है। ऐसा ही ट्राइफेजिक का होता है, ट्राइफेजिक के अंदर तीनों कर दो साथ साथ, पहला दूसरा और तीसरा। पहली 7 जो टेबलेट होंगी उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के डोज अलग, अगली 7 में अलग, और अगली 7 में अलग, जैसा कि दे रखा है। पहली 7 पिल के अंदर ये 30 माइक्रोग्राम, ये 50 माइक्रोग्राम, अगली 7 के अंदर 40 75, और अगली 7 के अंदर 30, और क्या हो गया 125 माइक्रोग्राम। तो ये मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक, कोई नाम से डरने की जरूरत नहीं है। मोनोफेजिक मतलब किसकी, किस टेबलेट के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डोज सेम। बाइफेजिक में शुरू की 10 के अंदर अलग डोज, अगले के अंदर अलग डोज। ट्राइफेजिक में 3 7 7 7 के डोज कर दो, डिवाइड कर दो, पहले 7 में अलग डोज, अगले 7 में अलग, और अगले 7 में अलग है, इसलिए इसको मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक अपन पढ़ते हैं। मेनली अपन जो यूज करते हैं इंपॉर्टेंट वो कौन सी होती है बेटा जी, ये सॉरी, ये होती है अपनी कौन सी, मोनोफेजिक। इन्हीं की अपन बात करते हैं और इन्हीं की अपन आगे स्टडी करने वाले हैं। इनके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनकी क्या होती है, सेम अमाउंट होती है उन 21 की 21 टेबलेट के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। प्रिपरेशन जो अपन बात करते हैं मेनली किसकी बात करेंगे यहाँ पर, मोनोफेजिक। जो अपन ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, मोनोफेजिक पिल्स ही करते हैं। और आपने नाम भी सुन रखा होगा, फेमस जो नाम होते हैं वो होते हैं माला एन और माला डी, माला एन और
माला डी। यही अपन ने बात करा कि माला एन और माला डी ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन तो सेम रहता है, एथिनिल एस्ट्राडाइल होता है। कौन सा होता है? एथिनल एस्ट्राडाइल। इसके अंदर भी एथिनल एस्ट्राडाइल होता है। चाहे तो डी की बात कर लो चाहे तो एन की बात कर लो, दोनों के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो सेम जनरेशन होती है, एथिनल एस्ट्राडाइल। फर्क पड़ता है वो किसका पड़ता है, चेंज जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन। एन फोर इसके अंदर होता है अपना नोर्जेस्ट्रोल और डी फोर इसके अंदर होता है अपना डेजोगेस्ट्रोल। कौन होता है? डेजोगेस्ट्रोल। तो माला एन के अंदर कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, माला डी के अंदर भी कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। माला एन और माला डी के अंदर एस्ट्रोजन सेम है, एथिनल एस्ट्राडाइल एथिनल एस्ट्राडाइल, लेकिन जो चेंजेस है वो किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। माला एन के अंदर कौन है? नोर्जेस्ट्रोल, और माला डी के अंदर है डेजोगेस्ट्रोल। अमाउंट सेम है 0.15 0.15 30 पिकोग्राम 30 पिकोग्राम मतलब 0.03 mg 0.03 mg। अमाउंट इनकी सेम है, केवल फर्क है तो केवल प्रोजेस्टेरोन का N फॉर नेजोगेस्ट्रोल, D फॉर नेजोगेस्ट्रोल, सॉरी नॉर्जेस्ट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया अपनी माला और माला एन और माला डी, माला एन और माला डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और न्यू लो डोज ओसीपी जिसको अपन बोलते हैं क्या? फेमिलोन। क्या बोलते हैं? फेमिलोन। जहां पर 0.03 mg एथिनल एस्ट्राडाइल मतलब एस्ट्रोजन की अमाउंट 0.03 थी माला एन माला डी में, थोड़ा सा उसका डोज कम कर दिया और 0.02 कर दिया, 3 की जगह कितना कर दिया? 0.02, और उसको नाम दे दिया फेमिलोन। उसको क्या नाम दे दिया? फेमिलोन। तो एथिनल एस्ट्राडाइल देखो कितना हो गया? 20 पिकोग्राम यानी कि 0.02 mg, और डेजोगेस्ट्रोल कितना हो गया? 0.15 mg। तो जो माला डी था, माला डी के अंदर जो एस्ट्रोजन की कंपोजिशन थी, जो अमाउंट थी उसको 0.03 mg से घटाकर कितना गया? 0.02 mg। ये किनके लिए? ये उनके लिए जहां पर एस्ट्रोजन की अपन को कम अमाउंट देने की जरूरत पड़ती है, जो कहां पर जो एस्ट्रोजन जिनके लिए घातक होता है, जिनके लिए खतरनाक होता है, जो साइड इफेक्ट ज्यादा करवाते हैं, उनके अंदर ये फेमिलोन यूज कर सकते हैं। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्शन में आपको माला एन माला डी और फेमिलोन ये याद रखना है। एस्ट्रोजन कंटेंट सेम रहता है, चेंज होता है एन के अंदर नॉर्जेस्ट्रोल, डी के अंदर डेजोगेस्ट्रोल। क्लियर है? चलिए आगे, ये फेमिलोन हो गई, माला एन और माला डी हो गई। देखो कभी कभी पूछ लेते हैं कि पीएचसी पीएचसी गवर्नमेंट सेटअप जो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं, वहां पर जो फ्री जो मिलती है, जो फ्री जो मिलती है, जो आशाएं वितरित करती है, वो कौन सी होती है? देखो माला एन, एन मतलब नहीं देना, यहाँ पर नहीं देना है पैसे, क्या नहीं देना है? पैसे नहीं देना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और डी वाली जो होती है देना, डी फॉर देना मतलब पैसे देकर मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ सेटअप होते हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलने वाली ओसीपीज है वो कौन सी है? माला एन है। ठीक है, चलिए आगे, तो अपन बात करते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा साथ हो गया, तीसरा साथ हो गया, चौथा। तो ये वाली जो टेबलेट है ये तो होती है आयरन। कौन सी होती है? आयरन। और इनके अंदर होता है अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो द लास्ट विल इन ऑल टाइप ऑफ ओसीपीज, कोई सी भी हो, माला एन हो माला डी हो फेमिलोन हो, लास्ट वाली सात होती है वो हमेशा आयरन कंटेनिंग होती है। ठीक है, एनी हार्मोन बट हैव 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन। कौन सा होता है? 60 mg 60 mg 60 mg 60 60 60 60। ठीक है, तो ये लास्ट वाली सात होती है, हर एक सीओसीपी के अंदर लास्ट वाली सात आयरन टेबलेट होती है, ताकि कंटिन्यूटी न टूटे। ठीक है, अपन को पांचवें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करनी होती है, और लगातार चलती रहे, भूल चूक ना हो जाए कि कौन से दिन ली थी कौन से दिन नहीं ली थी। तो ये ब्लिस्टर जैसे ही अपना, जैसे नॉर्मली अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ लेके चलते हैं 28 दिन, तो ये 28 टेबलेट का एक ब्लिस्टर देते हैं। उन 28 टेबलेट के अंदर शुरू की 21 होती है अपनी ओसीपीज, और उसके बाद होती है 7 जो होती है वो होती है आयरन टेबलेट, ताकि उसका एक जो कंटिन्यूटी बनी है वो टूटे नहीं, उसको पता रहे कि हाँ आज ली है कल ली है 28 दिन तक। और जो शुरू के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 5वें दिन से शुरू करनी पड़ती है, 5 से 12 दिन, 12 से 19, 19 से 26 दिन, और 26 से फिर वापस चौथे 5वें दिन तक क्या लेनी है? आयरन। ठीक है, तो ये अपन क्या है, ये एक ब्लिस्टर का फॉर्मूला आपको बता दिया। इसका शेड्यूल क्या है, कब से लेना है? तो देखो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब लेना है? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल मतलब ये लेनी है आपको 5वें दिन। कब लेनी है? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा इसके 5वें दिन, ये 6वें दिन, ये 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12, 13, 14, ये देखो ऐसे उसको लेनी। एक, दो, तीन और चार, फिर से पांच पे, यहां से चार और फिर से पांच पे स्टार्ट कर देना है। इस टाइप से इसका शेड्यूल
ऐसे उसको लेना है। तो ये लिखा है 21 डेज स्टार्टिंग के जो होते हैं वो स्टार्टिंग वाली लेती है 5वें दिन से स्टार्ट करके, उसके बाद आयरन वाली अपन को 7 दिन कंटिन्यूटी में लेनी है। क्लियर है? अगली चीज आ जाओ। अगली चीज इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। ओसीपी तो ले लिया अपन ने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, उसका कंपोजिशन देख लिया, मोनोपेजिक बाइपेजिक ट्राइपेजिक सब देख लिया। अब इनके क्या है साइड इफेक्ट है। अब साइड इफेक्ट क्या क्या है। पहला तो है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, मतलब कार्डियोवास्कुलर के इफेक्ट के अंदर क्या हो सकता है अपना, एमआई हो सकता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इडीमा हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन कंपोजिशन होता है उसकी वजह से। यहाँ पर मेटाबॉलिक जो इफेक्ट्स होते हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। जनरल इफेक्ट कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है मेनली वो जिम्मेदार होता है, और वो कौन सा करवाता है, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल और ब्रेस्ट ये कैंसर जो है वो कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। तो कार्सिनोजेनेसिस भी होती है ओसीपी और अदर्स, ये अपन बात करेंगे एक एक करके अपन बात कर लेते हैं इनके अंदर। कि देखो ये है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। क्या क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हाइपरटेंशन। मतलब अगर कोई कार्डिक पेशेंट है, ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि कभी 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 बेटा जी क्लिनिकल क्वेश्चन भेज दे देता है कि आप बैठे हो ओपीडी में, आपके पास एक ऐसी पेशेंट आती है जो कार्डिक पेशेंट है, या फिर आपको ऐसी पेशेंट आती है जो प्रीवियस उसको एमआई के अटैक आ चुके हैं, या फिर आपके पास ऐसी पेशेंट आती है जो हाइपरटेंसिव है, या आपके पास ऐसी पेशेंट आती है जिसकी हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, वीनस थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस है। ये हार्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन वाली पेशेंट आपके पास आती है और वो आपसे पूछती है कि उसके लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है वो फेवरेबल होगा और कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वो यूज करे। तो बेटा जी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओसीपी तो उसको भूल के भी नहीं देनी चाहिए। कार्डिक पेशेंट हो, थ्रोम्बस की हिस्ट्री हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, उनको ओसीपी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओसीपी के अंदर प्रेजेंट जो एस्ट्रोजन कंटेंट होता है वो ये सारे के सारे इवेंट करवा देता है फिर से। ऑलरेडी उसको है, ऑलरेडी वो कार्डिक पेशेंट है, उसमें और चांसेस बढ़ जाते हैं कि एस्ट्रोजन जैसे ही जाएगा एस्ट्रोजन ये वाली इवेंट फिर से उसको दोहरा देगा। इसलिए कार्डिक पेशेंट के अंदर और ये जो कंडीशन है ऐसे पेशेंट के अंदर ओसीपी अपन प्रोवाइड प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। क्लियर है? अगला अपन बात करते हैं। अगला अपना मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट जो होता है किसकी वजह से होता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन की वजह से। किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो देखो एलिवेटेड बीपी, हाइपरटेंशन, जो बीपी एस्ट्रोजन की वजह से भी हो रहा था, एक चीज अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल। अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल मतलब अगर लिपिड बढ़ा हुआ है किसी का, अगर लिपिड प्रोफाइल उसकी करवाई और लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, उसको ओसीपी अवॉइड करनी है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब अगर कोई किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई ओबेज है, कोई ओबेज है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ओबेज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स होते हैं जो किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन। मान लो कोई पहले से ले रहा है, मान लो कोई पहले से ओसीपी ले रहा है, उस प्रोजेस्टेरोन की वजह से ये सारी चीजें उसके अंदर एज ए साइड इफेक्ट अपन देख सकते हैं। और इसी को अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन में बदल सकते हैं, जैसे पिछले अपन ने किया कि एस्ट्रोजन ओसीपी लेने से उसमें कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, उसको थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, विनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एमआई के अटैक आ सकते हैं। तो उन्हीं को अपन ने कॉन्ट्राइंडिकेशन में बदल दिया था कि ऐसा कोई पेशेंट आता है जिनके अंदर कार्डियक दिक्कत होती है तो उनको ओसीपी अपन नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको कॉन्ट्रासेप्शन, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन में कन्वर्ट कर लो कि अगर ओसीपी ले रहा है उसमें ये सारी दिक्कतें अगर हो सकती हैं, तो अगर पहले से किसी पेशेंट में ये सारी दिक्कतों के साथ आपके पास आता है, आपको आप उसकी हिस्ट्री लेते हो, तो इनमें से कोई सी भी एक दिक्कत उसको है पहले से, आप उसको ओसीपी नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट प्रोजेस्टेरोन पहले से ही कर रहा है। अगर ऐसे ही पेशेंट जो इस कंडीशन के साथ आते हैं उनको ओसीपी अपन दे देंगे तो पहले से ही उसको दिक्कत है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, और प्रोजेस्टेरोन ही अपन दे रहे हैं उसको कंबाइंड के अंदर, तो वो ये वाली दिक्कतें और बढ़ा देगी। इसलिए ये अवॉइड करते हैं। ये सारे आएंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, अभी जब अपन पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब जनरल इफेक्ट के अंदर ब्रेस्ट टेंडरनेस करवा देता है, क्या करवा देता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस करवा देता है। देखो दो चीजें हैं, ब्रेस्ट कैंसर और बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज। मतलब एक तो हो गया अपना बिनाइन कंडीशन, एक हो गई अपनी मेलिग्नेंट कंडीशन। तो जो एस्ट्रोजन होता है ओसीपी के अंदर वो मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज का वो बचाव, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज होने से बचाता है।
तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये आगे ब्रेस्ट की बात इसलिए मैंने आपको बता दी कि मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर मतलब वो कैंसर वो करवाता है। कौन कौन से कैंसर करवाता है? ब्रेस्ट कैंसर करवाता है, सर्वाइकल कैंसर करवाता है कौन? एस्ट्रोजन। कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये दो कैंसर वो करवाता है। ठीक है, बचाता कौन कौन से हैं? कोलोन कैंसर, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ओवेरी, एंडोमेट्रियल और ये सारे कैंसर का क्या करता है? वो बचाव करता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, वेट गेन मोटा ड्यू टू वाटर रिटेंशन, ये भी अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर देखा। ये मोटा सा आदमी बैठा था इधर, ये औरत बैठी थी, ये क्या करवा देता है? वेट गेन करवा देता है। क्या करवा देता है? वेट गेन करवा देता है। हेडेक एंड माइग्रेन, इसीलिए कोई पेशेंट अगर माइग्रेन का आता है और आपको हिस्ट्री देता है कि मेरे को माइग्रेन है विद ओरा, वो बढ़ता है, लाइट की वजह से बढ़ता है, इसकी आवाज सुन लेता है, हॉर्न की वजह से, साउंड की वजह से, वो होता है माइग्रेन विद ओरा। ऐसा पेशेंट जो ये हिस्ट्री देता है माइग्रेन विद ओरा, उनको भी ओसीपी प्रिस्क्राइब नहीं करती। ठीक है, ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस मतलब आपको पता ही नहीं है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, अननोन कोज आपको पता नहीं है, तो उस केस के अंदर भी अपन ओसीपी प्रिस्क्राइब नहीं करते। उस केस के अंदर अपन ओसीपी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगला कार्सिनोजेनेसिस, सर्वाइकल कैंसर, इंक्रीज रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर तो करवा देता है। तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये करवा देते हैं ओसीपीज। ठीक है, जिसके अंदर जो एस्ट्रोजन कंटेंट होता है ना, वो करवा देता है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए इसके साइड इफेक्ट है कि कार्सिनोजेनेसिस भी होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अदर्स के अंदर और क्या करवाता है? हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, हेपेटोसेलुलर एडिनोमा बिनाइन कंडीशन है एडिनोमा। ठीक है, गोल ब्लैडर डिजीज, कोलेस्टेटिक जॉइंटिस, मोनोलियल वेजाइनाइटिस, कैंडिडियासिस को अपन बोलते हैं अपन डिक्लाइन मिल्क वॉल्यूम ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, इसीलिए लैक्टेटिंग मदर को अपन कभी भी ओसीपी नहीं देते हैं। लैक्टेटिंग मदर के अंदर कभी भी अपन ओसीपी नहीं देते हैं। लैक्टेशन के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को क्या कर देता है? डिक्लाइन कर देता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड इन लैक्टेटिंग मदर। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास पेशेंट आया जो अपने बच्चे को अभी लैक्टेशन करवा रही है, अभी 2 ही महीने का उसका बच्चा हुआ है, आपके पास वो कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस लेने आती है, तो क्या आप उसको ओसीपी देंगे? नहीं, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को मिलने वाला दूध है उसका प्रोडक्शन कम करवा देता है ओसीपीज। क्लियर है? तो लैक्टेटिंग मदर में नहीं अवॉइड करते हैं। स्लाइट डिले इन रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी अपॉन डिसकंटिन्यूएशन, ये क्या है कि जब अपन डिसकंटिन्यूएशन करेंगे, पहले तो ले रहे थे अपन ओसीपी कंटिन्यू, अब जैसे ही डिसकंटिन्यू करेंगे तो शुरू के 1 2 3 4 महीने इरेगुलर पीरियड्स आएंगे। ठीक है, तो वो फर्टिलिटी के चांसेस कम कर देते हैं, वो फर्टिलिटी के चांसेस कम कर देते हैं, तो घबराने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन ये साइड इफेक्ट में अपन बताते हैं कि अगर अपन लेना बंद करेंगे तो 1 2 3 महीने वो थोड़ी बदमाशी करेंगे कि ठीक से पीरियड्स आने नहीं देंगे, और 1 2 3 4 महीने के बाद वो रेगुलर आ जाते हैं, फर्टिलिटी भी उसकी रिकवर हो जाती है। डिप्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फीटल बर्थ डिफेक्ट्स, कोई कोई बहुत रेयर केस के अंदर इसलिए लिख दिया कि फीटल बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या थे? उसके साइड इफेक्ट्स थे। क्या थे? साइड इफेक्ट्स थे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके बेनिफिशियल इफेक्ट। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के ओसीपी कॉन्ट्रासेप्शन को प्रोवाइड करवाती है। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है और ओसीपी लेने के, तो वो एक एक करके देख लेते हैं। बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, फाइब्रोएडिनोमा, भी अपन ने बताया कि ओसीपीज लेने से सर्वाइकल कैंसर, ओसीपीज लेने से सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। वो मैलिग्नेंट कंडीशन होती है दोनों की दोनों, लेकिन मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ावा देता है, बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है। ये बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर को क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है, ओसीपीज उल्टा कर रहा है, याद रखना। पीआईडी को कम करता है, डिस्मेनोरिया जो पीरियड्स के टाइम में दर्द होता है उसको कम करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करवाता है? कम। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कम होगी क्यों होगी? अरे वो तो कॉन्ट्रासेप्शन ही, जो प्रेगनेंसी ही कम हो रही है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो कम होगी होगी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्यों क्यों? ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। आपके पास कोई पेशेंट आया, आपके पास कोई पेशेंट आया, क्लिनिकल सिनेरियो बेस, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसका HB 7 है, उसका HB 7 और वो आपसे कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस लेना चाह रहा है। ठीक है, उसका कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस क्या दोगे? उसको आप दोगे सीओसीपी। क्यों दोगे? क्योंकि ऐसे तो वो आयरन की टेबलेट खाने से रही, क्योंकि उसका थोड़ा मेटेरिक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो वैसे तो आयरन खाने से रही। अगर उसको आप कॉन्ट्रासेप्शन में मालाडी या मालाएन या फेमिनोन डिस्क्राइब करते हो, सॉरी प्रिस्क्राइब करते हो, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या 21 दिन तक तो ई और पी की टेबलेट खाएंगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, बची हुई 7 दिन उसको मजबूरन लेना ही पड़ेगा वो आयरन टेबलेट। तो आयरन अगर अंदर जाएगा
तो उसका एनीमिक कंडीशन के अंदर भी सुधार आएगा। तो ऐसी महिलाएं जो एनीमिक हैं उनके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का बेटर मेथड जो है वो कौन सा है, सीओसीपी, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, बिनाइन ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन सिस्ट, मैलिग्नेंट ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस। ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है कि जो मीनोपोज हो जाता है, जब मीनोपोज हो जाता है, जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन कम, ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोजन अपन देते रहेंगे सीयूसीपी की फॉर्म में, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट्स होती है वो भी तो कम होंगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस से भी क्या करता है, बचाव करता है, क्योंकि एट द एंड करना किसकी वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद, इसलिए तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट बढ़ती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को कम हो जाएगा किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें किसकी, कैंसर की, किसकी बात करें, कैंसर की, तो सर्विक्स वाला और कौन सा, ब्रेस्ट वाला, इसका रिस्क फैक्टर तो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, इसका रिस्क फैक्टर तो क्या करता है, इंक्रीज। इधर ओवरी का एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और कोलोन कैंसर, इनके रिस्क फैक्टर को क्या करता है, वो कम, इसके रिस्क को क्या करता है, कम। तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स थे ओसीपी के। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये एक मैंने निमोनिक बनाया है, याद रखना हो तो रख लो, लेकिन फिर भी अपन पढ़ के आ चुके हैं। साइड इफेक्ट को ये अपन को कॉन्ट्राइंडिकेशन में बदलना है, भी एक एक करके बता दूंगा मैं, जो अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बी स्लाइड के अंदर देखो, पहला नॉन सस्पेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर साइड इफेक्ट याद करो, कार्सिनोजेनेसिस, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। अगर सस्पेक्टेड है, मान लो ये क्या है, ये जेनेटिक भी होता है, ये अगर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन फैमिली के अंदर उसकी नानी को है, उसकी माँ को या उसकी बहन को है, फर्स्ट रिलेटिव सेकंड रिलेटिव को अगर ब्रेस्ट कैंसर है पहले से, वो क्या है, वो उस चीज के लिए क्या है, प्रोन है कि उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये जेनेटिकली होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटेड और सेकंड डिग्री रिलेटिव जो होता है उनसे आ सकता है, बहन को, माँ को, नानी, यहाँ से क्या हो सकता है, वो ये ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। तो इसलिए नहीं है कि आपकी नानी को, आपकी माँ को, आपकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर की कंप्लेंट तो नहीं थी, अगर थी तो ओसीपी नहीं देना बेटा, ओसीपी उसको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ओसीपी ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर करवाता है, वो ऑलरेडी प्रोन है उस चीज के लिए, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सेकेंडरी रिलेटिव को उनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है पहले से, तो वो भी उस कंडीशन के लिए क्या है, बिल्कुल प्रोन है, उसके अंदर अपन को ओसीपी नहीं देना है। ये अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नहीं, जो पढ़ चुके हैं बिल्कुल। अगला हाइपर ट्राइग्लिसरीड, अभी अपन पढ़ के आए, प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेटाबॉलिक चेंज के अंदर अपन ने क्या बताया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉइड का लेवल, ग्लिसरॉल का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले से ही अगर हाइपर ट्राइग्लिसराइड है उसका, कोलेस्ट्रॉल की अगर पहले से अमाउंट बढ़ी हुई है, तो उसके अंदर अगर अपन फिर से दे देंगे ओसीपी, प्रोजेस्टेरोन तो और बढ़ा देगा कोलेस्ट्रॉल, और वो डेंजर कंडीशन की तरफ चला जाएगा। तो जिसको पहले से हाइपर ट्राइग्लिसराइड है उसको नहीं देता। हाइपर कोलेस्ट्रॉल में वही कंडीशन, जिसको पहले से कोलेस्ट्रॉल जाता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, उसके अंदर अपन ओसीपी अवॉइड करते हैं। अनडायग्नोस्ड अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, पढ़ के आए हैं अपन कि अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, अननोन कॉज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका कॉज अपन को पता नहीं है, इसके अंदर भी अपन ओसीपी अवॉइड करते हैं बिल्कुल। ठीक है, स्मोकर्स ओवर द एज ऑफ 35 ईयर्स, स्मोकर 35 साल के ऊपर स्मोकिंग, स्मोकिंग कर रही है, 35 साल के ऊपर है, उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिक भी, एस्ट्रोजन वाला, कार्डियक डिजीज, वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस, क्योंकि थ्रोम्बोस फॉर्मेशन करवाता है एस्ट्रोजन। पहले से अगर ये कंडीशन है किसी के अंदर, नहीं देना है। ठीक है, सेरिब्रल में कार्डियक डिजीज, प्रेग्नेंट, अरे सेरिब्रल कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज के अंदर भी अपन ओसीपी अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर करते ही करते हैं, प्रेगनेंसी तो खुद ही एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, अगर प्रेग्नेंट हो गए तो 9 महीने तक वैसे ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने की जरूरत नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर अपन ओसीपी यूज नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन भी पढ़ा था अपन ने पीछे, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, माइग्रेन भी तो हो रहा, हाइपरटेंशन जिनका बीपी पहले से बढ़ हुआ उनके अंदर ओसीपी अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये क्या करवा रहा था पीछे, हिपेटोसेलुलर एडिनोमा, क्या करवा रहा था, हिपेटोसेलुलर एडिनोमा, पहले से ही लीवर का फंक्शन काम नहीं हो रहा है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऊपर से ओसीपी दे दिया तो क्या करवा देगा, एडिनोमा, हेपेटिक एडिनोमा करवा देगा। डायबिटीज मेलाइटस विद वेस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस याद करो, अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, पहले से डायबिटिक है, अनकंट्रोल है, उसको ओसीपी दे दिया और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा,
और उसको वेस्कुलर कंडीशन, उसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उसको फिर से हो जाएंगी। ठीक है, माइग्रेन भी तो रहा पहले से, अगर किसी को सर दर्द हो रहा है जो लाइट के प्रेजेंस में बढ़ रहा है, किसी का साउंड सुन के बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करते हैं, ओसीपीज को अवॉइड करते हैं। अब आगे इसकी रिलेटिव रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन, माइग्रेन भी तो हो रहा, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, यूट्राइन ल्यूमाइमा इफेक्टिव, ये सारे के सारे क्या है इसकी ओब्सोल्यूट। ये कौन सी हो गई, एब्सोल्यूट आपसे कोई नहीं ज्यादा पूछता है, सॉरी रिलेटिव, एब्सोल्यूट ही आपसे पूछते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। साइड इफेक्ट थे उन्हीं को घुमा करके वो कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में डाल देगा, याद रखना। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं कि ओसीपीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस। किस कंडीशन के अंदर ओसीपी जो होती है कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ चॉइस होता है, कि किन कपल को या किन लोगों को अपन ये एडवाइस करेंगे, जो ये फर्स्ट चॉइस होती है ओसीपी किसके अंदर, पहला तो न्यूली मैरिड कपल स्टेइंग टुगेदर, न्यूली मैरिड कपल स्टेइंग टुगेदर, उनके लिए ओसीपी जो होता है वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी का अपन ने क्या कर दिया, सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया। सक्शन इवैक्यूएशन के बाद जो कॉन्ट्रासेप्शन वो यूज करेगा उसके अंदर भी ओसीपी क्या है, चॉइस है। वुमेन वांटिंग टू स्पेस देयर प्रेगनेंसी, ठीक है, ये तो पता ही है कि एक बच्चा हो गया, वो 3-4 साल तक अब बच्चा नहीं चाह रहे हैं, तो स्पेसिंग मेथड के लिए भी ओसीपी क्या है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। वुमेन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर, अगर मान लो किसी को फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री क्या है ओवेरियन कैंसर है, उसके अंदर भी अपन क्या दे सकते हैं, ओसीपी दे सकते हैं, उनके अंदर भी अपन क्या दे सकते हैं, ओसीपी दे सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोन कैंसर, इनके रिस्क को ओसीपी क्या करता है, कम करता है। इसलिए फैमिली हिस्ट्री है और किसकी, ओवेरियन कैंसर की, तो उनके अंदर क्या कर सकते हैं, ओसीपी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर ओसीपी जो है कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस के रूप में अपन दे सकते हैं। क्लियर है। अब देखो एक है सहेली नाम से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको अपन सेंट क्रोमन भी बोलते हैं, सहेली सेंट क्रोमन, ये नॉन स्टेरॉइडल टेबलेट है। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा प्रोजेस्टेरोन क्या स्टेरॉइड है, तो जो भी अपन ने पढ़ा वो स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड एट द एंड बॉडी को हार्म करता ही करता है, कितना भी अपन उसको प्रिकॉशियसली यूज कर लो, लेकिन एट द एंड बॉडी को हार्म करते ही करते हैं स्टेरॉइड। तो ये नॉन स्टेरॉइडल टेबलेट है, सिंथेटिक नॉन स्टेरॉइडल ऑरल कॉन्ट्रासेप्शन है, जिसका ब्रांड नाम क्या है, सहेली। कहां पर बनाई गई थी, सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर, लखनऊ में ये बनाई गई है। और इसका केमिकल क्या है, इसके अंदर क्या है, और मेलोक्सिफेन। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछता है, डायरेक्ट यहां से पूछता है कि सहेली के अंदर क्या कंपोजिशन है, सेंट क्रोमिन के अंदर क्या कंपोजिशन है, सहेली सेंट क्रोमिन के अंदर क्या कंपोजिशन है, और मेलोक्सिफेन क्या है, और मेलोक्सिफेन ये इसका कंपोजिशन है, और नॉन स्टेरॉइडल टेबलेट है। नॉन स्टेरॉइडल टेबलेट, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर अपन देखेंगे तो क्या है, सरम है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, कि एस्ट्रोजन जिस रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है उसको मॉडिफाइड करेगा, और एक्शन क्या करेगा, वो सेम करेगा, मेडिकेशन विच एक्ट्स ऑन द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, जो एस्ट्रोजन काम कर रहा था वैसे की वैसे इसकी क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगी, क्योंकि ये भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे ही जाकर के काम करता है। तो अगर आपसे सहेली का क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला सहेली का क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन स्टेरॉइडल है, सहेली सेंट क्रोमिन का कंपोजिशन और मेलोक्सिफेन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सर्म है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। तो क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम शो करता है। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं वंस ए मंथ। ये तो हो गई कि जो अभी अपन पढ़ रहे थे उसको डेली लेना पड़ रहा था, तो डेली लेना किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कभी भूल जाता है, कभी किसी काम में बिजी हो गया भूल गया, कभी आउट ऑफ स्टेशन दौरा हो गया, किसी का काम के जरिए जाना पड़ा, भूल गया, पीछे से भूल गई पीछे से। इस कंडीशन के अंदर क्या है कि लॉन्ग टर्म वाली भी है, वंस ए मंथ, मतलब 28 दिन में एक बार लो, फिर अगले 28 दिन के बाद, फिर अगले 28 दिन के बाद लो। इनकी क्या है, प्रेगनेंसी रेट जो है वो क्या है, 2 है, मतलब ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपन केवल कहने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी फेल्योर रेट ज्यादा है। ये प्रेगनेंसी करवा देती है, लेने के बाद भी कॉन्ट्रासेप्शन ठीक से प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, इसलिए इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और इसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, क्विनेस्ट्रोल, क्या होता है, क्विनेस्ट्रोल। तो अगर आपसे पूछे वंस ए मंथ टेबलेट या लॉन्ग एक्टिंग टेबलेट जो होती है उसके अंदर कंपोजिशन क्या आता है, तो याद रखना क्विनेस्ट्रोल होता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसकी प्रेगनेंसी रेट ज्यादा है, इसकी फेल्योर रेट ज्यादा है, यूज करने के बाद ये प्रेगनेंसी करवा देता है, मतलब एज ए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ये फेल हो चुका है, कहने की बात ये है। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना हो तो ये याद रख लेना, क्विनेस्ट्रोल। ठीक है, उसके बाद मेल पिल, कि ऐसा आया
कि औरतें भैया बिछड़ गई, औरतें क्या हो गई, चिढ़ गई, ठीक है, वो चिढ़ गई कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना तो सारी गोलियां क्या फीमेल ही खाएंगी, ऐसी गोली भी बनाओ जो मेल को भी खिलाओ भाई, अल्टरनेटिव तो ढूंढो। हम फीमेल ही फीमेल खाएं क्या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड प्रोवाइड करने के लिए मेल को, तो मेल के लिए भी क्या किया गया, एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई जो कॉटन सीड से बनाएगी, कॉटन सीड के ऑयल से बनाएगी, कपास के बीज के तेल से बनाएगी, जिसके अंदर कंटेंट जो होता है वो क्या, उसका क्या होता है, गोसीपोल, क्या होता है, गोसीपोल। तो देखो एक डेरिवेटिव किसका, कॉटन सीड ऑयल का, और इसके अंदर क्या होता है, गोसीपोल होता है, कहा गया, ठीक है, इसके अंदर जो इसका कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, गोसीपोल। ये टेबलेट होती है जो कहां से डिराइव की गई, कॉटन के सीड ऑयल से डिराइव की गई गोसीपोल, और इसके मैकेनिज्म, ये मेल वाली, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोसीपोल, जो कहां से डिराइव हुआ, कॉटन के सीड ऑयल से, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके मैकेनिज्म प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनने से ही रोक देता है, इंटरफेयरिंग विद स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, अगर स्पर्म बन गया तो जहां पर वो जाकर के स्टोर होता है, मैच्योर होता है एपिडिडाइमस, उसमें वो मैच्योरेशन को रिस्टोर होने नहीं देगा, अगर फिर भी हो गया, प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन वास्ट डिफरेंस, तो अगर स्टोर हो गया, मैच्योर हो भी गया, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वास्ट डिफरेंस से उसको रोक देगा, अगर फिर भी हो गया क्या कर देगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड उसको न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है, तो सेमाइनल फ्लूइड के कॉन्स्टिट्यूट्स को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अपने आप स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चार तरीके से ये मैकेनिज्म ऑपरेशन करता है, या तो स्पर्म बनने ही नहीं देगा, अगर बन गया तो इसको स्टोर और मैच्योर नहीं होने देगा, अगर स्टोर और मैच्योर भी हो गया तो उसको ट्रांसपोर्टेशन वास्ट डिफरेंस में नहीं होने देगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया तो सेमाइनल फ्लूइड के साथ छेड़छाड़ कर देगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो स्पर्म ऑलरेडी मर जाएगा क्योंकि न्यूट्रिशन सेमाइनल फ्लूइड से मिलता है। क्लियर है, अब ये यूज नहीं करते, ये यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट जो है ना बेटा जी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक इसका साइड इफेक्ट पाया गया कि ये कभी कभी क्या कर देता है, मेल के अंदर परमानेंटली एजोस्पर्मिया कर देता है, और परमानेंटली उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बंद ही कर देता है, खत्म ही कर देता है, जड़ से उतार फेंकता है। तो ये यूज करते ही नहीं है, ज्यादा तो छोड़ो, ये यूज करते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या आ गया, देखो एडवर्स इफेक्ट क्या आ गया, इन प्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिया और सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, या तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम कर देगा, सीवियर कम, या फिर बंद ही कर देगा, बट एज में 10% ऑफ मैन में बी परमानेंटली एंजियोस्पर्मिक, 100 लोग ले रहे हैं उनमें से 10 लोगों में पाया गया कि जो गोसिपोल ले रहा था, जो कॉटन सीड ऑयल का डेरिवेटिव था, उससे 100 में से 10 लोगों में परमानेंट ही एंजियोस्पर्मिया हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ही बंद हो गई, इतना खतरनाक साइड इफेक्ट कौन लेगा बताओ, कोई नहीं लेगा। आफ्टर टेकिंग इट फॉर 6 मंथ, गोसिपोल कुड बी टॉक्सिक, ये क्या होता है, जहरीला भी हो सकता है, इसलिए ये अवॉइड करते हैं, इसको अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म देखो ऐसा हो जाएगा, नॉर्मल काउंट देखो कितनी है, एंजियोस्पर्मिया हो गया तो क्या हो गया, बिल्कुल कम, ठीक है, तो ये इसका साइड इफेक्ट खतरनाक है इसलिए नहीं होते। अब वो तो थे सारे कौन से, अभी अपन ने बात कर ली ओरल वाले, कौन से थे, ओरल वाले। अब बात करते हैं अपन इंजेक्टेबल्स की, इसकी बात करते हैं इंजेक्टेबल्स की। इंजेक्टेबल जो होते हैं केवल प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन के होते हैं, ठीक है, अभी तक ओसीपीज में अपन ने पढ़ा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कंटेंट होते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के अंदर अपन यूज करते हैं वो केवल प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग, अपन जो इम्प्लांट्स यूज करते हैं केवल उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन ही प्रेजेंट होता है, एथेन एस्ट्रोजन वाला कोई कंटेंट नहीं होता है। तो देखो सबसे पहला है डिपोड फॉर्मेशन, इंजेक्टेबल हार्मोन, पहला ओरल वाला अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल्स की, तो देखो पहला है डंपा, डिपोड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डीएमपीए, डेम, दूसरा नेटेन, नोर एथिनेस नहीं, नोर एथिनेंड्रोन है, नोर एथिन एंड्रो, ये गलत है भाई, नोर एथिनड्रोन एथनेट, और डीएमपीए एसी सबक्यूटेनियस 104 mg, ये सारे के सारे आपको याद रखना है कि जो इंजेक्टेबल हार्मोन्स होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होते हैं वो केवल और केवल प्रोजेस्टेरोन के प्रिपरेशन से बनते हैं, एस्ट्रोजन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। देखो इधर, ये अपन बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो डिपोट फॉर्मेशन, ये देख ही लो, ठीक है, ये फिर से अब देखो, तो क्या होता है कि जो ओसीपी वाली बात रह गई थी, एक आप करना, एक स्लाइड छूट गई थी, ओसीपी वाली क्या बात थी कि कभी कभी क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो
एक गोली भूल जाती है, 2 गोली भूल जाती है, या तो वो फर्स्ट वीक में पहले 7 गोलियां जब ले रही थी उसमें भूल जाती है, या सेकंड वीक में भूल जाती है, थर्ड वीक में भूल जाती है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में ये करना चाहिए कि ये देखो, ये पहली रो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अगर पहली और दूसरी रो मतलब पहले 14 दिन के अंदर किसी भी गोली को अगर लेना वो भूल जाती है, मिस्ड 1 और 2 पिल्स, अगर पहले 2 रो में पहले 7 और अगले 7 मतलब शुरू के 14 दिन में 5 से लेके अगले 19 दिन तक अगर वो किसी भी दिन गोली लेना भूल जाती है 1 और 2 पिल, तो क्या करना है? टेक पिल एज, जैसे वो 12वें दिन के गोली लेना भूल गई और 13वें दिन उसको याद आया, तो हाथों हाथ एक गोली तो ले ही लो, उस दिन की तो लो, एक गोली हाथों हाथ ले लो और उसके साथ ही क्या कर दो? टेक ऑल अदर्स एज यूजुअल। ठीक है, जैसे 12वें दिन की भूल गई तो 13वें दिन 12वें दिन वाले भी ले लो और 13वें दिन वाले ले ली और बाकी यूजुअल चलने दो। ये कब? जब पहले 7 और दूसरे 7 मतलब शुरू के 14 टैबलेट जब अपन ले रहे हैं, अगर उनके दौरान अगर अपन गोली लेना भूल जाए, पिल्स लेना भूल जाए, तो उस दिन की तो लो ही लो, साथ में जिस दिन भूल गई उस दिन की भी ले लो और बाकी कंटिन्यू कर दो, बाकी कंटिन्यू कर दो। लेकिन पहले 7 और दूसरे 7 शुरू के 14 दिन में 3 और 3 से ज्यादा पिल अगर मिस कर दी, मतलब 12 13 14, 3 दिन मिस कर दी और 15वें दिन उसको याद आया कि 3 दिन हो गए अपन को तो दवाई ली, तब क्या करना है? तब अपन को क्या करना है कि एक टैबलेट तो ले लेनी है हाथों हाथ, उसके बाद अपन को प्रिवेंटिव मेजर यूज करने हैं कि हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फेल हो गया हो, तो अगले 7 दिन तक उसको कॉन्डोम यूज करना है। अगले 7 दिन तक क्या करना है? कॉन्डोम यूज करना है। टेक 1 पिल्स एज सोन एज पॉसिबल, टेक ऑल द अदर्स एज यूजुअल, बाकी ओसीपी चालू रखनी है। मान लो 3 पिल वो भूल गई, उसको अगले दिन याद आया, एक गोली एज सुन एज पॉसिबल ले लो, उसके बाद बाकी गोलियां वो कंटिन्यू करती रहे और साथ में ही क्या यूज करना है? यूज कॉन्डोम फॉर 7 डेज। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक फीमेल आई, घबराई हुई, उसने बोल दिया कि मैंने 11 12 13 दिन की गोलियां मिस कर दी, तो मैं अब क्या करूं? आप उसको क्या एडवाइस सजेस्ट करोगे? उसको बोलोगे कि एक गोली हाथों हाथ अभी ले लो, उसके बाद जैसे यूजुअल ले रही थी वैसे लेती रहो, लेकिन आज से लेके अगले 7 दिन तक आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना है, बैरियर मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है? 7 दिन तक कॉन्डोम यूज करना है। क्लियर है? ये एडवाइस आप उसको दोगे। ये तो हो गई पहले की बात। अगर थर्ड रो में से अगर शुरू की 14 गोली अच्छे से ले ली उसने, उसके बाद जो अगली 7 गोलियां थी उनमें वो गड़बड़ कर दी, अगर उनमें से 1 या 2 गोली मिस कर जाती है, अगर उनमें से मिस 3 और मोर रीच 7 पिल्स टेक 1 एज, अगर इनमें से भी 1 या 2 गोली क्या कर जाती है? वो मिस कर जाती है, एज सुन एज पॉसिबल गोली ले लो, बाकी को एचटी चलने दो। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा अगर मिस कर गई, एक गोली वापस ले लो, टेक द अदर्स रो दिस रो 1 ईच डे, देन स्टार्ट ए न्यू पैक थ्रू अवे द लास्ट रो, मतलब ये वाला आपको फेंक देना है। इस कंडीशन के अंदर ये फेंक नहीं रहे थे अपन। अगर थर्ड रो मतलब 14 दिन से 21 दिन वाली टैबलेट के अंदर अगर अपन भूल जाते हैं 3 या 3 से ज्यादा टैबलेट लेना, एक टैबलेट तो हाथों हाथ ले लो, उसके बाद उस रो की मतलब तीसरी रो की, मान लो यहाँ पर उसने लेना भूल गई, ये वाली गोली वो भूल गई और आपके पास आई, ये वाली भूल गई, ये वाली भूल गई और आपके पास आई ये वाले दिन आई, तो एक गोली हाथों हाथ ले लो। ये भी माफ करना, ये आयरन वाली मैंने बता दी आपको। इसकी अपन बात करते हैं। मान लो ये वाली गोली भूल गई, ये वाली गोली भूल गई, ये वाली गोली भूल गई, ये 3 पिल भूल गई, इस दिन उसको याद आया, इस दिन उसको याद आया, एक गोली हाथों हाथ ले लो, उसके बाद ये 3 और कंटिन्यू करो, बाकी ये छोड़ दो, अगली रो छोड़ दो, नया पैक स्टार्ट कर लो, मतलब यहाँ से दूसरे ब्रेस्ट स्टार्ट कर दो। ये कब? जब आपको 14 से 21वें दिन वाली में दिक्कत आती है। और लास्ट वाली, इफ मिस्ड एनी ऑफ दीस 7 पिल्स थ्रू द मिस्ड पिल्स एंड टेक अदर्स यूजुअल, मतलब आपको अगर ये वाली आयरन वाली अगर आप भूल गए, आयरन वाली भूल गए, तो एक ले लो और अगले दिन उसको थ्रो कर दो यूज करके और दूसरा अपन प्लिस्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है, आपको मोटा मोटी क्या याद रखना है? अगर पहले 14 दिन के अंदर 1 या 2 पिल आप भूलते हो, तो दूसरे दिन उसके हाथों हाथ एक पिल ले लो, ठीक है, और बाकी कंटिन्यू उसके लेते रहो। पहले वाली भूल गया तो एक पिल ले लो, जैसे कल भूल गया, आज एक ले लो और एक आज की भी ले लो, कल वाली भी एक आज और आज वाली भी एक आज, बाकी कंटिन्यू चलने दो। 3 या 3 से ज्यादा भूल गया, एक तो हाथों हाथ ले लो, उसके बाद 7 दिन तक अपन को एक्स्ट्रा अपन को प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर कॉन्डोम दे दो। सेम इधर है, सेम इधर है कि अगर 14 से 21 वाले दिन में 3 या 3 से ज्यादा मिस कर दी, तो क्या करना है अपन को? एक तो जितनी जल्दी हो सके ले लो गोली, उसमें से
तीसरे रो की पूरी गोली खत्म कर लो, उसके बाद चौथे रो की जो आयरन टेबलेट थी वो लेनी नहीं है, आपको फिर से दूसरी वाली ये वाली शुरू करनी है, और उसके साथ साथ 7 दिन तक आपको कंडोम यूज करना है। ये आपका है कि आप भूल गए तो क्या करना है। अब बात करते हैं अपन इसकी मेड्रोक्सी डी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट की। ये 150 mg आईएम अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में। तो जो इंजेक्टेबल होता है, वो इंजेक्टेबल का जो डीएमपी होता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो होता है, वो 3 महीने तक कारागार साबित होता है। एक बार आईएम इंजेक्ट कर लिया उसको, तो ये 3 महीने तक 150 mg अगर अपन ने दे दिया तो 3 महीने तक काम करता है। नेटेन नोरेथिंड्रोन, नोरेथिंड्रोन एथेनेट, ये 200 मिलीग्राम अगर अपन ने दे दिया तो ये 2 महीने तक, मतलब डीएमपी है 3 महीने तक, नोर एथेंड्रोन 2 महीने तक। डीएमपी 150 mg दे दिया आईएम, 3 महीने काम खत्म। नोर एथेंड्रोन 200 mg दे दिया, 2 महीने तक काम खत्म। तो ये है इंजेक्टेबल। ये कौन से हैं? इंजेक्टेबल। अब अपन बात करते हैं कुछ न्यूअर की। न्यू है, न्यू कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, न्यू कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, जिनके अंदर सबसे पहला आ रहा है नोर प्लांट। क्या आ रहा है? नोर प्लांट। ये भी इंजेक्टेबल ही है लेकिन नया है, और जैसे ही मैंने बताया था इंजेक्टेबल के अंदर केवल और प्रिपरेशन मिलती है आपको प्रोजेस्टेरोन के, एस्ट्रोजन इसके अंदर नहीं होता है। तो ये भी क्या है? अपने प्रोजेस्टेरोन ही है। देखो नोर प्लांट, इसके अंदर क्या होता है? सब डर्मल इम्प्लांट होती है। ऐसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ये कैप्सूल होते हैं, ये 6 सिलास्टिक कैप्सूल्स होते हैं। इसलिए एक कैप्सूल में 35 मिलीग्राम एलएनजी लियोनोर्जेस्ट्रोन मतलब प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। 35 इसमें, 35 इसमें, 35 इसमें, 35 इसमें, 35 में। ऐसे ही 6 सिलास्टिक कैप्सूल जो होते हैं उनके अंदर 35 मिलीग्राम ईच के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है? सबडर्मल। यहाँ पर क्या करते हैं अपन? सबडर्मल इम्प्लांट करते हैं। इसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्जरी की। इसलिए कोई इसको ज्यादा यूज नहीं करता कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने के लिए भी सर्जरी करवानी पड़े तो फिर क्या ही बात है। इसलिए केवल ये आपको थ्योरेटिकल याद रखना है, अभी प्रैक्टिकली क्लिनिकल इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या करना है? नोर प्लांट के अंदर क्या करना है कि 6 सिलास्टिक कैप्सूल होते हैं, उस हर एक कैप्सूल के अंदर 35 मिलीग्राम एलएनजी लिवोनोर्जेस्ट्रोल होता है, जो क्या करता है? अपन सबडर्मल उसको इम्प्लांट करते हैं। सबडर्मली क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं। ठीक है। अब नोर प्लांट R2, ये तो नोर प्लांट प्लेन है। R2 मतलब इसके अंदर कितने कैप्सूल होते हैं? 2 कैप्सूल होते हैं, उसके अंदर 75 mg LNG। जैसे अभी अपन ने बात करी कि 6 कैप्सूल के अंदर 35 mg होता है, और R2 की बात करें तो 2 कैप्सूल के अंदर 75 mg होता है। और ये सबडर्मल क्या होते हैं? इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं बाई सर्जरी के थ्रू, इसलिए ये ज्यादा यूज होते नहीं है। ठीक है। अगली अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अरे भाई एलएनजी है, लिवोनोर्जेस्ट्रोल है, प्रोजेस्टेरोन है, क्या करवाएगा? सर्वाइकल म्यूकस थिक करवाएगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक करवाएगा, स्पिन बार्केट फिनोमेना का लॉस करवाएगा, तो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म डिक्रीज हो जाएगा, मोटिलिटी स्पर्म की डिक्रीज हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। इसको रोकेगा फर्टिलाइजेशन को। देखो कैप्सूल और रोड्स आर इंसर्टेड बीनीथ द स्किन ऑफ फोआर्म, प्रिवेंट्स ओवुलेशन। ठीक है। इफेक्टिव कितनी होती है ये? 5 साल तक बेटा जी। कब तक? एक बार लगवा लिया आपने, 5 साल तक। तो जो लंबा लंबा स्पेस आते हैं दो बच्चों के बीच में, तो ये इसके लिए अपन प्रीफर मेथड बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो एक ड्रॉबैक है, जो डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सब नॉर्मली डर्मा के नीचे अपन को प्लांट करना पड़ता है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। देखो यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद बात है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, अब मान लो कि जो सीओसीपी थी वो 21 दिन तक टेबलेट ले रही थी, अगले 7 दिन तक आयरन, अगले 7 दिन तक आयरन, और यहाँ पर एस्ट्रोजन और क्या था? प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन और क्या था? प्रोजेस्ट्रोन। तो ये डेली अपन को लेना। इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव जो पैच होता है वो चिपक लेता है, यहाँ पर चिपका देता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले 7 दिन तक, अगले 14 दिन तक, और अगले 21 दिन तक, कि एक बार ये पैच लगा लिया तो 7 दिन तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले 7 दिन में फिर दूसरा पैच लगाओ, और अगले 7 दिन में कितना लगाओ? तीसरा पैच लगाओ। तो जो अपन डेली ओसीपीज ले रहे थे उसकी जगह अगर हर 7वें दिन अपन पैच लगा दे, तो वो पैच भी वही काम करेगा जो ओसीपी कर रही थी। क्लियर है? तो देखो ये यही बोल रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई टू द स्किन दैट रिलीज सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कंपोजिशन क्या होता है? वही एथेनल एस्ट्राडाइल होता है, और क्या होता है? नोरजेस्ट्रिमन। क्या होता है? नोरजेस्ट्रिमन नॉन होता है, जिसको अंदर अपन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। हैव द सेम इफेक्टिवनेस एज द कंबाइंड ऑफ ओसीपी। क्यों? अरे ओसीपी में भी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही था, इस पैच के अंदर भी क्या है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सेम ही होगी। केवल इतना है
कि वो ट्रांसडर्मल पैच जो होगा आज लगा लिया, 7 दिन बाद फिर चेंज करना है, उसके 7 दिन बाद फिर चेंज करना है। एक ट्रांसडर्मल पैच लगा लिया, 7 दिन तक काम करेगा, बशर्ते ओसीपी अपन को 7 दिन तक डेली लेनी पड़ती थी। ठीक है, इतनी सी इसने सुविधा दे दी बस ये ट्रांसडर्मल पैच का। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी। ये देखो डोज, ये डोज क्या है? 1 पैच इज अप्लाइड फॉर 7 डेज। एक पैच लगा लिया, कितने दिन तक काम करेगा? 7। 3 पैच लगाएंगे अपन, क्या करेंगे? 21 दिन तक। एक लगाया, 7वें दिन फिर दूसरा चेंज किया, 14वें दिन फिर दूसरा, तो ऐसे 3 पैच करेंगे। नो पैच इज अप्लाइड इन द 4th वीक। जहां पर अपन 4th वीक में अपन यूज कर रहे थे, 4th वीक में अपन आयरन टैबलेट्स यूज कर रहे थे, उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट था कि एनीमिया से बचा रहा था। यहाँ पर वो वाली प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर वो वाली नहीं है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास एक फीमेल आई है, एनीमिक है, एचबी 8 ग्राम है, उसका 8 ग्राम परसेंट उसका एचबी है, आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रांसडर्मल पैच ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और ओसीपीज। आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करोगे? ओसीपीज। क्यों? क्योंकि एनीमिक है, उसके साथ क्या है? आयरन टैबलेट है। इसके अंदर क्या है? आयरन टैबलेट है ही नहीं। ठीक है, चौथे वीक में अपन को फ्री रहना है। ठीक है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के दौरान पढ़ना है अच्छे से, क्लिनिकल सिनेरियो पे इर्द गिर्द घूमते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया पहला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ओसीपी। कंबाइंड ओसीपी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने बताया था। पहली अगर आपसे पूछे तो वो क्या है? ओवुलेशन को इनिबिट करना। पहले क्या है? ओवुलेशन इनिबिशन, अरे यही तो पढ़ा था। दूसरी क्या है? स्पर्म पेनिट्रेशन, या फिर अपन बता सकते हैं सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग। सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देता है? थिक। और तीसरी क्या बताया था? फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। क्या कर लेता है? फर्टिलाइजेशन को रोक लेता है और इम्प्लांटेशन को रोक लेता है। ये तीनों वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, लेकिन अगर तीनों को ऑप्शन में दे दे तो फॉरमोस्ट आपको क्या करना है? ओवुलेशन इनहिबिटर। क्या बताना है कि ओसीपी की मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? ओवुलेशन इनहिबिटर। देखो, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन करता है, बिल्कुल करता है। प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, मतलब ओवुलेशन को रोकता है, बिल्कुल। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल करता है। रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल करता है। ओसीपीज की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चारों की चारों है, लेकिन चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको कौन सा करना है? कि ये ओवुलेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। क्लियर है? आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डिफर्स फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ माला एन और माला डी। एस्ट्रोजन तो दोनों में सेम है, एथिनल एस्ट्राडाइल। इसके अंदर नोर्जेस्ट्रोल था, इसके अंदर डेजोगेस्ट्रोल था। तो यहाँ पर देखो क्या है? नोर्जेस्ट्रोल डोजेज क्या है? नोर ठीक है, नोर्जेस्ट्रोल डोजेज किसके अंदर क्या है? एन। इसके एन है, और इसके अंदर क्या था? डेजोगेस्ट्रोल। तो इफेक्टिव क्लास मेरे को लग रहा है आपके लिए बनाई है हमने, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्लास को देखना, क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको पता चले कि बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप किस लेवल पे हो, आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है, कितनी तेज गति से तैयारी करने की जरूरत है, अपनी तैयारी को पंख देने की जरूरत है। तो आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, आरएनयू की बहुत इफेक्टिव है। जाइए, खरीदिए और अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर के लेवल में चेक कीजिए कि आप कहाँ हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और होश के साथ। तब तक पढ़ रहे रहिए, आरएनयू परिवार पे भरोसा दिखाइए, टेस्ट सीरीज खरीदिए। आपके एम को अचीव करवाने में वो खरा उतरेगी। आपका विश्वास के साथ विश्वास का अंत नहीं होगा, आपके विश्वास पे खरा उतरेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।